इसका पैन नहीं भैया, पैन जब से हम आए, अब आपको पहले बता दें, जब से हम आए इसका पैन नहीं मिला। एक बार पैन समझ रहे हैं आप? अपनी अपनी जगह बना ली। चलो भैया आ जाओ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मरीजों की समस्या क्या है कि मरीज भाई दवाई छोड़ देते हैं, और गवर्नमेंट की समस्या है कि सप्लाई नहीं करे। आप ये बात कैसे सिद्ध करें कि गवर्नमेंट सप्लाई नहीं करी? तो द हिंदू ने जब पता लगाया तो गवर्नमेंट ने आज से 2 साल तक के टीबी की दवाइयों के अभी तक ठेके करे नहीं कि दवाइयों की सप्लाई की डिमांड करी नहीं है। तो द हिंदू ने कहा कि तुम कब करोगे? 2025 का लक्ष्य 2024 का मिट आ गया है। अगर तुमने दवाइयां ही पूरी नहीं कर रखी हैं तो भैया टीबी कैसे खत्म करोगे? तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, अब एक बड़ा अच्छी बात आई है, आप सभी ने देखा कि अनुच्छेद 21 के अंदर जलवायु परिवर्तन की बात होगी, लेकिन मजे की बात सुनो, एक आर्टिकल और आया है, उस आर्टिकल में लिखा है कि जलवायु परिवर्तन महिलाओं के हिसाब से उसके अंदर पक्षपात करता है, उसको भी शामिल करना चाहिए। तुम कहोगे कैसे पक्षपात करता है? तो भैया उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि सबके लिए जलवायु सामान्य कर दो, ठीक है। ये एडिटोरियल लिखा है सौम्या स्वामीनाथन ने। उनका कहना है कि महिलाओं के लिए जलवायु कभी भी सामान्य थी नहीं। बोले कैसे करके? बोले पुरुषों का क्या है, वो तो बाहर भी चले जाते हैं काम करने के लिए। अगर उस जगह की जलवायु परिवर्तित होती है, सबसे ज्यादा महिलाओं को प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी क्षेत्र की जलवायु खराब हो गई, अब वहाँ पे कृषि खराब हो रही है, तो ज्यादातर महिलाएं क्या करती हैं? कृषि में लोकल जगह पे लिप्त रहती है, तो उनकी लेबरी चली जाती है। पानी की समस्या होती है तो महिला बेचारी पानी लेने जाती है। तो इनका मानना ये है कि जलवायु परिवर्तन में आप ये कर रहे हो कि हम 2 वर्गों में एकदम समानता ले आएंगे। एक तो वो वर्ग है जो एसी में बैठा है, एक वो वर्ग है जो रोड पे घूम रहा है, लेकिन महिलाओं का क्या? तो इन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन में सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं और बच्चों को पड़ता है, क्योंकि वो तो वहीं रुके रहते हैं और जितने भी मेल फैक्टर है वो उस जगह से दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं, कभी कभी जॉब के चक्कर में। तो याद रखिएगा, सौम्या स्वामीनाथन का एडिटोरियल बहुत बढ़िया है। इन्होंने मुद्दा उठाया और इनका सीधे कहना है कि गवर्नमेंट को इस मामले में जलवायु परिवर्तन से महिलाओं और बच्चों के प्रति अलग से जागरूकता एवं ध्यान देने की आवश्यकता है। ये ध्यान। चलो, ये वाला केस भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन आसान है। देखिए, अंबानी के अंदर आपको पता है रिलायंस कंपनी जो उसके अंदर शेयर है 2 भाइयों के, एक का नाम क्या है? अनिल अंबानी, और एक का मुकेश। तो भैया अनिल अंबानी जी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इन्होंने अलग से रिलायंस की सीडी निकाली थी, वो भी फेल हो गई। असल में इनका थोड़े समय से भाग्य साथ नहीं देता, जो भी हो। अब एक और समस्या आ गई, इन्होंने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जिसे प्यार से डीएमआरसी कहते हैं, डीएमआरसी बनाने वाली इन्हीं की एक उप कंपनी थी, यानी मेरी पेरेंट कंपनी, उसके साथ में एक छोटी कंपनी खोली दिल्ली में। उस कंपनी ने पूरा दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट लिया, बनाया, जिसका पेमेंट निकल रहा था करीब 8,000 करोड़ रुपए। अब हुआ ये कि इन्होंने कोर्ट में गए, क्योंकि अभी तक दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने पेमेंट करा नहीं। अब इनकी समस्याएं बढ़ गई जब से सुप्रीम कोर्ट ने मामला उल्टा कर दिया। उल्टा ये कर दिया, उसने दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी को छूट दे दी कि तुम्हें एक भी पेमेंट नहीं करना है, कोई पेमेंट बनता ही नहीं है, पूरा पेमेंट अवैध है, इस तरीके का है, इनके नाम पे पेमेंट जाएगी। उल्टा 1000 करोड़ का पेमेंट जो है, जो इन्होंने लिया भी है, वो वापस कर दो। अवैध इसलिए कर दिया कि इन्होंने जो भी टर्म्स और कंडीशन करी, जैसे इन्होंने जो जूनियर कंपनी बनाई है, वो कंपनी पेमेंट लेने के लिए हकदार नहीं होगी। इन्होंने बीच प्रोजेक्ट में उस कंपनी को खरीद लिया, वो कंपनी काम कर चुकी थी। इन्होंने कहा होगा कि तुम अपने बने बनाए काम का पेमेंट मुझे दे दो, तुम लो 2000 करोड़, 2000 करोड़ रुपए, मैं इसमें से 8000 करोड़ रुपए निकाल लूँ। तो समस्या ये आ गई कि जिस रेट में कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस रेट में कॉन्ट्रैक्ट की बात होनी चाहिए। तो भाई इनकी समस्याएं बढ़ गई हैं, इनको पेमेंट तो कुछ मिलना नहीं है। और याद रखिएगा, ट्रिब्यूनल कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 323 में। चलो भाई, अब ये भी अच्छा आर्टिकल है, इसको भी जल्दी खत्म करते हैं। ये बताओ, कई सारे आपने बोर्डिंग देखे होंगे रोड पे, बोर्डिंग देखे हैं? अब ये तो देखो न्यूज है, न्यूज में तो प्रमोशन चल ही नहीं सकता, हम खुद आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, कभी आपने बेनामी होर्डिंग सुना है? जैसे रात में होर्डिंग कोई लगा के चले जाए कि कलीम बने 5 बच्चों के बाप। अब भाई कलीम दुविधा में, कलीम अगले दिन उठ के आए, कलीम ने बोला ये किसने लगाया, किसने लगाया, किसने? बेटा मजाक की बात नहीं, यही हो रहा है। किसी भी नेता की छवि उठाई या गिराई जा रही है, लेकिन उस होर्डिंग की जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा। क्योंकि जब नेताजी के पास जाओगे, जैसे इसमें देख रहे हो आप कितने सारे, गुड मॉर्निंग, इसमें देख रहे हो आप कितने सारे नेताओं के फोटो लगे हुए, ये देखो। अब आप चले जाएं योगी जी के पास और आप योगी जी से जाके ये पूछे कि तुमने ये पोस्टर लगाया है, ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, किसी भी प्रकार से चुनाव का प्रमोशन नहीं होना चाहिए। तो योगी जी एक ही बात बोलेंगे, मैंने कब लगाया? मैंने तो नहीं लगाया ना।
ना मैंने बोला। अब कोई मेरे नाम से भ्रामक बोर्ड अगर लगा देगा तो मेरा नाम क्यों पकड़ रहा है? इसी मामले को लेकर के बेटा यहाँ पर सख्ती दिखाई गई है चुनाव आयोग के द्वारा। उसने ये कह दिया जो भी प्रिंटिंग प्रेस है उसे अपना टैग आईडी और अपना नाम मेंशन करना पड़ेगा। असल में इस ये जो बेनामी बोर्ड है इसकी जान पहचान निकालने के लिए कि कहाँ से ये आया है, इलेक्शन कमीशन ने इंस्ट्रक्शन दिए कि ये कहीं तो छपा होगा, उस प्रिंटिंग प्रेस पे जाओ जिससे मोबाइल नंबर मिल जाएगा किस आदमी ने ऑर्डर दिया था। तो इस तरीके से पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब जितनी भी होर्डिंग मिलेंगी याद रखिएगा इन होर्डिंग पे ऐसा टैग मेंशन होना जरूरी होगा, क्योंकि बेनामी होर्डिंग जो है वो गलत है, ये याद रखना, ठीक है? चुनाव आयोग ने बोल दिया। हाँ, लेकिन ये नहीं पता ना किसने लगनी। अगर पता है तो इलेक्शन कमीशन से सीबीजे लैब पे शिकायत, हाँ तो सीबीजे लैब पे शिकायत करो। हाँ, प्रिंटिंग प्रेस का नाम दे दो उन्हें, वैसे सीबीजे लैब पे शिकायत कर सकते हो, उतर जाएगी। सीबीजे लैब इसीलिए तो बनाई गवर्नमेंट, वो भी इलेक्शन कमीशन बेटा। हाँ, अब ये देखो कर्नाटका में ड्रोन ने, ये खबर आपने बड़ा अच्छे से पढ़ी होगी कि कर्नाटका में ड्रोन ने बड़ा अच्छा काम करा। अब आप लोग क्या काम करा? तो भैया काम ये करा कि जहाँ 37 किलोमीटर की दूरी में पहले 1.5 घंटे का समय लगता था, ड्रोन से पहली बार एक टिश्यू का सैंपल भेज करके मरीज का बड़े अस्पताल में जांच कराने के लिए भेज दिया और इसने मात्र 15 मिनट में वो दूरी कवर कर ली। कितना अच्छा यूज करा है कर्नाटका ने ड्रोन का। तो ये यहाँ पर खासियत की बात आ रही कि भाई कर्नाटका के अंदर एक छोटा हॉस्पिटल था, उसे मरीज के ऑपरेशन के दौरान एक जांच करानी थी। अब जांच कराने के लिए टिश्यू भेजते गाड़ी के माध्यम से, तो 1.5 घंटा लगता। तो उन्होंने भाई क्या करा, पहली बार ड्रोन का यूज करा और अच्छे से सैंपल को डाल के भिजवा दिया। अब सोचो इतनी दूर जाके सैंपल का डिलीवर करके वहां से रिपोर्ट आराम से आ गई फैक्स के माध्यम से और काम हो गया। तो ये बड़ा इनोवेटिव है। देख रहे हो मेडिकल हेल्प कहां से कहां तक जा रहा है ड्रोन लेके। चलो भाई ड्रोन भी हो गया। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज में, फिर आगे बढ़ते हैं। एडीबी का नाम सुना है? एडीबी 1966-67 19 नवंबर में एक बैंक चालू करी जाती है जो सिर्फ एशिया के विकास के लिए ऐसा कहती है कि हम एशिया का विकास करेंगे, लेकिन ये सब बैंकें जो आती हैं इनका काम एक ही होता है कि लूटपाट करना, पैसा बांटो और ब्याज पे दो, सीधी सीधी बात है। बस 3 तरीके की वैश्विक बैंकें आपको बता दूं मैं। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के अंदर क्या है वो पॉलिसीज बनाता है, और तीसरे नंबर पे क्या आ जाती है? याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक से बड़ी बैंक आज की डेट में कोई नहीं है, लेकिन वर्ल्ड बैंक को पैसा कौन देता है वो आपको पता है? वर्ल्ड बैंक को पैसा कौन देता है? जो उसके सभी सदस्य हैं वो तो चंदा देते ही हैं साथ में, लेकिन वर्ल्ड बैंक को पैसा कौन देता है? क्या लगता है किस बार कौन देता है? वर्ल्ड बैंक को पैसा कहां से आता है? सब जो देश होते हैं, सब अमेरिका होगा, चाइना हो गया, ठीक है, ये सब इसको प्रमोट करते हैं, मेंबरशिप देते हैं। बिल्कुल ठीक, मैंने कहा अभी चंदा देते हैं, लेकिन इसके अलावा हैं? इसके अलावा जो उद्योग के लोग होते हैं वो करते हैं। हाँ, इसके अलावा याद रखिएगा एक स्वीडिश फैमिली है, स्विस की बात होती है, कहते हैं कि वो इसको ऑपरेट करती है। एक बार इसके बारे में पढ़ना है इंटरनेट पर, मैं दावा नहीं करता लेकिन ऐसा सब दिया हुआ है। अब आ जाए इंपॉर्टेंट चीज, देखो सर महंगाई क्या होती है कोई बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन? क्योंकि तभी तुम्हें समझ में आएगा कि एडीबी ने मुद्रास्फीति पे बोला क्या, बताओ। हाँ, मार्केट में गुड मार्केट में सप्लाई जो होती है कम हो जाती है, ये एक कारक है। और किसी को बता सकता है? क्योंकि महंगाई आपको पता होनी चाहिए, ये दिन प्रतिदिन की एक ऐसी शब्दावली है जिसको आप अखबार में पढ़ते हो और जब भी दुकान पे क्रैक्स का पैकेट लेने जाओ तब भी लेते हो। और ये भी बताइएगा कि क्या किसी एक ही उत्पाद के कीमत बढ़ने से मुद्रास्फीति आ जाती है? एक या दो उत्पाद के बढ़ने से? तो ये दोनों बातों का जवाब दीजिए कि महंगाई क्या होती है। बेसिक टर्म है, आपसे कोई भी पूछ सकता है, इंटरव्यू में पूछ लेगा। व्हाट डू मीन बाय इन्फ्लेशन, व्हाट डू मीन बाय महंगाई? सर डिमांड ज्यादा बढ़ने से जब प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है, डिमांड ज्यादा बढ़ने से प्रोडक्ट की, अभी भी आप लोग थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं लेकिन उसके उदाहरण से समझाने का प्रयास करिए। अच्छा मान के चलो मैं भारत हूँ, हाँ किसी उत्पाद में वृद्धि और कमी, चलो अच्छा ये बताओ भारत के ऊपर इतना सारा कर्जा है 635.38 बिलियन का, एक बाहरी ऋण है। हम लोगों ने सवाल भी कवर करा था करंट अफेयर में। मेरा ये है कि भारत नोट छाप के, अनगिनत नोट छाप के कर्जा निपटा क्यों नहीं देती? बेटा जिम्बाब्वे ने ना यही करने का प्रयास करा था। अब आए ना मुद्रास्फीति पे, अभी भी आप थोड़े पॉइंट पे हैं। हाँ कृष्णपाल जी बताइए, आप थोड़ा थोड़ा कारकों पे आ रहे हैं। हाँ कृष्णपाल बताइए। मुद्रास्फीति शुद्ध इकोनॉमिक्स भाषा में बोले हाँ, तो वस्तुओं के सापेक्ष मुद्रा की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड, एकदम सही बात। और कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे? आपकी डेफिनेशन एनसीईआरटी की अप्रूव्ड डेफिनेशन बोल दिया आपने, वेरी गुड। जैसे होता है कि मार्केट मुद्रा की कीमत इसमें है और मुद्रा कीमत और डाउन हो जाए, यानी मुद्रा की वैल्यू कम हो जाए, इसको महंगाई बोलते हैं। जैसे कोई चीज 10 रुपये में मिल रही, 15 में मिल रही, मुद्रा की वैल्यू कम हो गई ना, उससे तभी
बिल्कुल बिल्कुल। चलो ये उदाहरण ले लेते हैं छोटा सा। वैसे इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी यही है, बाकी लोग समझ लेना। 2001 के अंदर यदि एक बर्गर की बात करें तो उसकी कीमत ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए 5000, ठीक है? हाँ ऐसे ही ले लेते हैं। अब 2000 कोई नहीं खाएगा, कोई बात नहीं, 5500। तो जरा इसका इन्फ्लेशन बता सकता है कोई? ऐसी इन्फ्लेशन कैलकुलेट करा जाता है इकोनॉमिक्स में। हाँ ठीक है, बेस ईयर इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। तो इसमें याद रखिएगा क्या कैलकुलेट होता है कि सबसे पहले हम ले लेंगे प्रेजेंट ईयर का 5500 माइनस प्रीवियस ईयर, और उसी के नीचे ले लेंगे बेस ईयर और गुणा कर देंगे 100 से। तो बेटा इन्फ्लेशन जो परसेंटेज में निकल के आ जाएगा वो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है? अब 10% इन्फ्लेशन का मतलब आप समझिए यहाँ पे कि एक बर्गर वही है, पहले 5000 का मिल रहा था 5500 का, लेकिन क्यों? जब भी किसी इकोनॉमी में मनी की या तो सप्लाई बढ़ जाएगी या डिमांड पुल बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन की समस्या आ जाती है। जिम्बाब्वे ने क्या करा, आईएमएफ के ऋण को चुकाने के लिए अपने अवैध तरीके से खूब संपत्ति छापी, इतनी संपत्ति छाप दी, इतने नोट छाप दिए कि नोट का फ्लो बढ़ गया। उन्होंने वो एकमात्र ऐसा देश बना इसने 1 लाख तक का नोट छापा अपने यहाँ पे, 1 लाख तक का नोट छापा नहीं, जबकि मोरारजी देसाई के भारत में 10,000 के नोट ही चलाए थे। ये जो आपने देखा है कि काला धन पे रोक लगा था, इसे डीमोनेटाइजेशन कहते हैं, ये पहली बार नहीं था भारत में, इससे पहले भी सरकारें कर चुकी हैं। तो याद रखिएगा जिम्बाब्वे की समस्या यही हो गई। अब इन्फ्लेशन का मतलब सीधे समझो फैजान, फैजान भी इतना रुपया है कि फैजान मार्केट में जा रहा है। अब फैजान का 1 किलो आलू लेके काम चल जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा आलू कितने का है? बोले 10 रुपए का। बोले मेरे पास 1000 रुपया है, एक काम कर 5 किलो आलू दे दे। तो मार्केट से प्रोडक्ट गायब होना शुरू हो जाएगा। जो दूसरे वाले तथ्य की बात कर रहे हैं, पहला तो इन्होंने दे दिया बिल्कुल ठीक कि करेंसी का सीधा प्रभाव है, इन्फ्लेशन करेंसी ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस वजह से मार्केट के अंदर डिमांड क्या होगी, आलू की बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग कहेंगे सारा आलू गायब होता जा रहा है। बेटा प्याज वाले यही करते हैं, टमाटर वाले जो है वो आड़ती यही करते हैं, और क्या करते हैं, इन्फ्लेशन ऐसे ही तो बढ़ता है, उनके प्रोडक्ट को लेकर के कीमतें क्यों बढ़ती हैं? तो जब पूरी मार्केट से प्याज और टमाटर गायब हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये 1000 रुपए लेके घूम रहे थे, अब टमाटर वाले भैया आएंगे हमारी तरफ, कहेंगे 880 रुपए किलो टमाटर लेना हो लो। अब जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो तो लेगा। तो ये इन्फ्लेशन नहीं आ गई, ये अभी आप 40 रुपए में टमाटर खरीद रहे थे, अब आप 880 रुपए का 1 किलो टमाटर खरीद रहे। तो बात को समझिए, ये महंगाई होती है। इसको और अच्छे से पढ़ना है, इसमें 5-6 कारक होते हैं, और याद रखिएगा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है, बताओ कोई एक कारण बता दो, महंगाई को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? हाँ क्या लगता है? सबसे पहले एडीबी का आंकड़ा भी समझ लीजिए, तब तक बुद्धि लगाइए। एडीबी ने ये बोला है कि 2023 और 24 की अगर बात करें तो आपके यहाँ पे जो आंकड़े दिए हैं डेवलपमेंट के, विकास के, उसने बोला है कि 7.6% है, जो कि 2024-25 में 7% रहेगा, यानी डेवलपमेंट आपके यहाँ भी गिरेगा। और इसके उठने का उसने जो वर्ष दिया है वो 2025-26 दिया कि भारत का जो विकास है, याद समझना जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, भारत के विकास की दर दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। इसका ऑफिस जो हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है, ये ध्यान रखना, ये बनी थी 19 नवंबर 1966-67 में। तो याद रखिएगा इसने ये बोला है कि एशियाई विकास बैंक ने कि भारत की जो विकास दर है वो 7.6% है 2023-24 में, और इसके बाद में 24-25 जो भी पूरा साल कवर होगा 7 रहेगी, गिरेगी, लेकिन कब उठेगी जाकर के 2025-26 में 7.2%। याद रखिएगा इसने विकास दर पे जो टिप्पणी है वो क्यों करी है, ये समझिए। भारत ने जबकि 2047 तक अपने आजादी के 100 साल पूरे करने पे विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित बनने का संकल्प लिया है, समझिएगा। एडीबी की रिपोर्ट और भारत की अपनी खुद की, भारत ने बोल रखा है 2047 तक आजादी के 100 साल के अंदर हम बन जाएंगे विकासशील, डेवलपिंग से किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, डेवलपमेंट। तो एडीबी इस पे टिप्पणी करता है कि नहीं बन पाओगे। अब तुम कहोगे क्यों नहीं बन पाएंगे, मोदी जी हैं तो भाई मुमकिन है। नहीं बेटा, जो रिक्वायर्ड विकास दर है वो चाहिए 10%, जबकि तुम कहां पे लॉक हो, 7.6 7.2 तक पहुंच रहे हो। तो उन्होंने एडीबी ने कमेंट करा है कि आपको 10% की विकास दर चाहिए, याद रखिएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि आपके यहाँ जो महंगाई की स्थिति है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि माना जाता है कि 4% तक, थोड़ा 2% इधर पीछे, क्यों कृष्णपाल 2% पीछे और 2% आगे, ये जो है आप महंगाई दर को कंट्रोल कर सकते हैं, इससे ज्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए। भारत के अंदर महंगाई दर भी नियंत्रण में 4.6 चल रही, 4.2 तक होने की उम्मीद है, 4 पर बने रहने की उम्मीद है। प्रॉब्लम तो ये खाद्य महंगाई कंट्रोल आगे दिए जो आप ये कहना चाह रहे हैं, उस खाद्य में भी एक प्रॉब्लम है। उस खाद्य में प्रॉब्लम ये आ चुकी है कि भैया खाद्य मुद्रास्फीति जो है, यानी मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। अब खाद्य का मतलब जो हम खाना पीना खाते हैं, जैसे भी टमाटर आलू की बात करी, इस पे महंगाई है।
ये 5.7%। अच्छा इसका रीजन ये कीजिए। मिस्टेक है इसमें 8.7 होगा। 8.7 होगा। चलो हम इसको चेक कर लेंगे। तो 6 तक तो कंट्रोल ही रहता ना। हाँ आप ठीक है, तो इसको 8.7 कर लेंगे। 8.7 है। ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये, शहर के अंदर मुद्रास्फीति खाद्य में कम है, लेकिन गांव में महंगाई खाद्य की ज्यादा है। ये बात ध्यान रखिए। तो ये आंकड़े जो मैंने पढ़े हैं उसके अलावा इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, बाकी आप समझिए रखिएगा कि इसका रीजन क्या है कि हमारे खाने को लेके महंगाई है। तो मैं बता दे रहा हूँ, अंतरराष्ट्रीय युद्ध चल रहे हैं, समझ रहे हैं आप। किसी खाड़ी से होकर तुम्हारे आलू आ रहे हैं, पहली बात तो आलू तो उत्तराखंड लोकल से ही आ जाता है, लेकिन अब किसी खाड़ी से होकर के आ रहे हैं, वो खाड़ी पड़ रही है कहीं आसपास में इजराइल ईरान के, तो भैया वो खाड़ी के आसपास में कैसे आ जाएगा तुम्हारा आलू। दूसरी बात ये, मानसून का प्रभाव पड़ता है, कई सारी शिपिंग डिलेज हो जाती है, कई सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो याद रखना कि अंतरराष्ट्रीय युद्ध का प्रभाव तुम्हारी खाद्य की महंगाई पर देखने पे पड़ता है, ये चीज ध्यान रखना। हाँ तो बताओ इस मुद्रास्फीति कैसे कंट्रोल कर सकते हो? करेंसी वैल्यू मेंटेन रख के। ये आर्टिकल भी बहुत बढ़िया। अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो इंटरनेशनल विजिट पे गए थे। कोई बता सकता है अभी हाल ही में कहां विजिट पे गए थे? बताओ जल्दी में, रिसेंटली। चलो मैं बता दूं, विजिट को तो आप छोड़ो। एक मैगजीन है अमेरिका की, न्यूज़वीक, उसने आर्टिकल पब्लिश ये करा कि मोदी जी जो है इस समय अपने जितने भी कृत्य हैं उनको तटस्थ करने में लगे हैं। अब जैसे फैजान बीजेपी पार्टी के चुनाव का समय चल रहा है, फैजान है, और फैजान ने मंच पे जाके कह दिया चाइना आंख दिखाता है, समझ गए, चाइना को ऐसे तैसे कर देंगे, बॉर्डर डिस्प्यूट निपटा देंगे, म्यांमार क्या है, मालदीव क्या है, हम सब ठीक कर देंगे। बेटा इससे अंतरराष्ट्रीय छवि भारत की धूमिल हो जाती है, जितने व्यापार है उन सब पे प्रभाव पड़ता है। तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के पास में ये अधिकार है और ये उनका कर्तव्य है कि वो अंतरराष्ट्रीय संबंध बना के रखें। तो अब इस मैगजीन के अंदर इन्होंने दिए हुए अपने आर्टिकल में मेंशन करा है कि चिंता ना करें, जो भी वो सारे स्टेटमेंट दिए गए थे वो सिर्फ चुनावी थे और हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते। हमारे सभी देशों से बातचीत के माध्यम से मामले निपटते रहते हैं। तो इनका एक स्टेटमेंट आना पॉलिटिकल एजेंडा आप कह सकते हो, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और यही काम जो है वो भी कर रहे हैं ट्रम्प और जो बाइडेन, वो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि सुधार रहे हैं। मैगजीन का नाम याद रखना, न्यूज़वीक मैगजीन ऑफ अमेरिका। ठीक है, एप्पल हैकिंग पे बहुत पढ़ लिया, इससे कोई मतलब ही नहीं। डीएमआरसी इशू हो गया। चलो भाई, जम्मू एंड कश्मीर के लिए कुछ खबरी है। 2019 5 अगस्त 2019 को आपको पता है कि एक राज्य था जम्मू कश्मीर, उसे दो भागों में बांट दिया। एक भाग को बांट के बोला गया लद्दाख, जिसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया, और दूसरा भाग कौन सा था? जम्मू कश्मीर। याद रखना, किसी को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का मतलब उस राज्य की विधानसभा एक तो खत्म कर देना, उस राज्य पे केंद्र का आधिपत्य स्थापित कर लेना। इस वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग रेगुलर मांग कर रहे हैं कि भैया हमें वापस से राज्य का दर्जा दे दो। ठीक है, अब यहाँ पर मोदी जी ने एक अच्छा काम ये कर दिया कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, और स्टेटमेंट कहाँ दिया है? अभी इन्होंने जाकर के, मैंने आपसे रिसेंटली पूछा था कहाँ गए थे, तो एक इंटरनेशनल विजिट तो आप बताएंगे, लेकिन ये उदयपुर में गए थे, सॉरी उधमपुर पता है किसी को? जम्मू कश्मीर का एक जगह है, वेरी गुड, कठुआ रामन के पास में। बिल्कुल सही। तो भैया ये अभी उधमपुर गए थे चुनाव में रैली करने। इन्होंने ये बोला कि लद्दाख में तो हमने बनाते समय कह दिया था कि विधानसभा लद्दाख की तो लाएंगे ही, मेरी बात समझना, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा हम वापस करेंगे और वहां चुनाव कराएंगे। लेकिन बेटा सोचने की बात यह है कि इन्होंने ये बात शुरू में भी बोली थी। 6 साल हो गए, 6 साल से जम्मू कश्मीर में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। 6 साल के अंदर 1.5-2 साल तो इंटरनेट बंद रहा था। तो जम्मू कश्मीर में क्या ये चुनावी सिर्फ एक स्टंट है, या सच में ये जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना चाहते हैं? क्योंकि इस समय 2 लोग इनके पीछे पड़े, एक सोनम वांगचुक जो कह रहे हैं कि भैया शेड्यूल 6 के अंदर शामिल कर दो लद्दाख को, तुम्हें नहीं बनानी विधानसभा मत बनाओ, हमारे भैया ये शेड्यूल ट्राइब वाला एरिया, इसको प्रोटेक्ट कर दो, तो पूरी जिम्मेदारी ले लो। और दूसरा जम्मू कश्मीर के लोग जो ये कह रहे हैं कि चुनाव कराओ, चुनाव कराना मजबूरी है। 30 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें आदेश दे रखा है कि 30 सितंबर 2024 तक चुनाव होने चाहिए, ये ध्यान रखना। और किसी भी तरीके के चुनाव नहीं हो रहे, ये ध्यान रखना, पंचायत से लेकर नीचे तक। ठीक है, चलो ये बहुत बढ़िया आर्टिकल है, ये भी लास्ट है, इसके बाद खत्म है। क्या होगा जब आलोक के घर में एक सांप निकला, आलोक ने सांप को उठाया और उठाने के बाद ऐसे पकड़ा, बोले जय श्री राम, और 3 किलोमीटर दूर फेंक दिया सांप को, बोले तो उड़ भी लेता होगा। क्या ये सही तरीका है एनिमल को रेस्क्यू करने क्या सही तरीका? ऐसे फैजान के घर के पास में बिल्ली बोली मैं आऊं, फैजान बोले आ जाओ भैया, मैं भी आया हूं अपने घर, तुम भी आ जाओ, तब से बिल्ली फैजान के साथ ही रह रही है। ठीक है, तो क्या ये सही तरीका है जानवरों के साथ व्यवहार करने का? पहले वाला सही है, फैजान वाला सही है, गुड। तो यही एक आर्टिकल छपा है द हिंदू में। उस आर्टिकल के तहत बड़ा मजेदार बात है कि कहीं पे चीता, तेंदुआ, सांप, अभी करीनगर में निकल आया था, टाइगर निकला। अब ऐसे भैया टाइगर आए दिन निकल आता है,
तो कुछ लोग क्या करते हैं, जानवरों को बिना मारे पकड़ के सुरक्षित स्थान पर रखा कि भैया जाओ। लेकिन यहाँ पर ये लेख बड़ा प्यारी बात कह रहा है कि तुम जिस स्थान पर छोड़ के आ रहे हो वो स्थान उसके लिए भी नई कॉलोनी है। राम वाटिका कॉलोनी से तुमने उसे भैया शिफ्ट कर दिया है गणेशपुर गोटिया में। अब वो खाना कैसे तोड़े उसे कुछ पता ही नहीं है। इस कारण से वो दूसरी कॉलोनी में जाके अटैक करेगा, दूसरे लोगों को खाना शुरू करेगा। इसीलिए एक बार कोई बाघ चीता निकल के आ जाए तो आमतौर पर कॉलोनीज में जाता रहता है, आप देखना। तो इनका कहना है कि भैया इस पर लेकर के सरकार को निर्देश देने चाहिए कि किस तरीके से कहाँ छोड़ना है। फॉरेस्ट टीम को रेस्क्यू करने की जिम्मेदारी दे दो, क्योंकि बहुत से यूट्यूब वाले जितने भी हैं वो जानवर पकड़ के आजकल वो सांप बिच्छू कुएं से निकाल ला रहे हैं, कुत्ता घड़ियाल सब निकाल ला रहे हैं उसमें से। हाँ बोले ये किस कपड़ा है, ठीक है, फिर उनका फोटो आ जाता है, समझ नहीं आता है। समझ गए? तो ऐसे ध्यान रखना, इस पर एक डिमांड करी गई है, ऐसा कुछ अभी नियमन नहीं बना है, ये ध्यान रखना, सिर्फ एक डिमांड करी गई है। चलो भाई इससे कोई मतलब नहीं। हाँ ये है आज का आर्टिकल, तो ये था, ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो भैया ईरान ने, ठीक है, जब 1 अप्रैल को ईरान के, ठीक है, जहाँ पे उसका कंसुलेट बना हुआ था वो जगह देख लेना, ईरान ने सीरिया के डेमेस्कस उसकी कैपिटल के अंदर एक कंसुलेट बना रखा था। वहां इनके 2 इंपॉर्टेंट आदमी बैठे हुए थे। दोनों इंपॉर्टेंट आदमियों में पता नहीं इजराइल को क्या हुआ कि इजराइल बोला जैसे मच्छर मारते हैं ऐसे इस तरीके से उसने मिसाइलें गिरा दी, और मिसाइल गिराने के बाद डेमेस्कस में जो धमाका करा वो उनके कंसुलेट पे करा और मार दिया। तो ठीक इनके ऐसा मैंने न्यूज में पढ़ा है कि 13 लोग मरे थे, तो इन्होंने कसम खाई कि हम भाई बदला लेंगे। तो 13 अप्रैल की रात में इन्होंने आयोजन करा और इनकी संसद की वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर सभी इनके ईरान के संसद नाच रहे हैं जब मिसाइल अटैक कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इन्होंने गलत जगह मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। ईरान ने बदला लिया, कोई बुराई नहीं, लेकिन ईरान ने एक गलती कर दी, इजराइल ने 99% अटैक तो रोक दिया, 99%, क्योंकि इसके पास उसके पास आयरन डोम है। एक भी इजराइल का नागरिक ना घायल हुआ ना मरा। इजराइल इतना अलर्ट देश है कि उसमें प्यू 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 हॉर्न बजने लगे कि भैया अटैक हो रहा है, और सबने बेस बना रखे घर के नीचे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जॉर्डन और पता नहीं कितने देशों से घिरे हुए हैं, ये देश हम पे कभी भी हमला कर सकते हैं। तो बेटा इजराइल ने तो 99% कैजुअलिटी रोक दी उन्होंने, लेकिन अब समस्या ये हो चुकी है कि अगर इजराइल ने रिटेलिएट कर दिया, जो कि इजराइल चाह रहा था, इजराइल ने बिल्कुल प्लानिंग करी है, इजराइल को पता था कि ईरान को सबक सिखाने का एक ही तरीका है, पहले इनका को छोड़ाओ जो बहुत महत्वपूर्ण हो, क्योंकि वरना ये हम पे अटैक नहीं करेंगे। अब ईरान हाँ रात में दोबारा अटैक करा है, अरे 300 ड्रोन और मिसाइल लो। पहले मैं तुम्हें दोनों स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो समझ ही गए। देखो भैया ये है ईरान, अब समझिए रहेगा, अगर ईरान इस पोर्शन पे, ये है इजराइल तुम्हारा, एक चीज यहां नोट करके चलना, ये रहा, ये इजराइल है, ये ईरान है। अब देखो ध्यान से, अगर ईरान कोई भी मिसाइल दागेगा इनके ऊपर तो वो कहां होती हुई जाएगी, एक तो इराक में जाएगी, एक तो सीरिया जाएगी, जॉर्डन होती जाएगी, इराक सीरिया जॉर्डन। अब यहाँ पर मजे की बात सुनो, मजे की बात बेटा ये है, ये जो जॉर्डन देख रहे हो जॉर्डन, ये जॉर्डन भी मुस्लिम कम्युनिटी वाला देश है, इसने मना कर दिया, इसने साथ में कह दिया कि जितने भी लोगों, अगर तुम इजराइल पर अटैक करोगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, उल्टा मेरे ऊपर से कोई मिसाइल नहीं जानी चाहिए, अगर मेरे ऊपर से मिसाइल गई तो भैया मैं न्यूट्रल कर दूंगा, क्योंकि मैं पहले भी देख चुका हूँ, पहले तुम लोगों के युद्ध हुए हैं, उसके अंदर बर्बाद कौन हुआ, बर्बाद जॉर्डन हुआ। जॉर्डन कह रहा है मुझे अपनी अर्थव्यवस्था प्यारी है, मुझे लोग प्यार अपने यहाँ प्यारे हैं, तो इसने मिसाइलों को, ड्रोन को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया, यानी हमारे ऊपर से कोई जाएगा तो हम अपनी मिसाइल से उसको मार गिराएंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात ये कि जॉर्डन एक मुस्लिम मेजोरिटी देश होते हुए इनके साथ खड़ा हुआ। अच्छा इजराइल को कोई डर क्यों नहीं, एक तो इजराइल के साथ अमेरिका, ऊपर से इजराइल जरा सी इकोनॉमी है, 3 गुना ज्यादा ये अपने पास भाई व्यापार किस चीज का, ट्रेड वगैरह जो करता है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन का, वो बना के रखता है। चलो अब और समझते हैं मामला। हाँ भाई रक्षा बजट बहुत खतरनाक है। तो पहले समझ लीजिएगा कि ये जो अटैक करा गया था, सबसे पहले इजराइल ने अटैक करा, ध्यान देना, 1 अप्रैल को इजराइल ने अटैक किस पे करा, सीरिया, डेमेस्कस वहां की कैपिटल थी, इसने ईरान की एम्बेसी को उड़ा दिया, जनरल रैंक के उनके 2 अधिकारी उड़ा दिए, कोई बात नहीं। इसकी निंदा सभी देशों ने की, सभी देशों ने ये कहा कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी देश का राजदूत उड़ा दिया गया। भैया तुमने राजदूत भी उड़ा दिया, चलो कोई बात नहीं, माफी मांग लो, लेकिन आपको तो पता ही है ये कहां से करने वाले हैं। इसी बात का बदला लेने के लिए याद रखना, सबसे पहले लोगों को गुमराह करना शुरू करा जब ईरान ने इजराइल का एक वो जा रहा था इनका शिप, उस शिप को इन्होंने कौन सा गल्फ है, हाँ होर्मुज नाम का एक आपने देखा होगा गल्फ ऑफ होर्मुज, समझते हो, होर्मुज की खाड़ी पड़ती है पर्शियन गल्फ में। तो बेटा उस जगह पर इस खाड़ी के पास में एक जहाज जा रहा था जो किसका था, इजराइल का। सबसे पहले ईरान ने इसको रोका। अब लोगों को क्या लगा,
कि ईरान जो है वो अटैक मिसाइल से नहीं करेगा, ईरान उनकी नौसेना वाली टुकड़ी को रोक लेगा या ज्यादा से ज्यादा जहाजों को रोक लेगा, परेशान करेगा। अच्छा, इस बात की भी निंदा हुई क्योंकि इस जहाज के अंदर 17 नौसेना वाले जो लोग थे वो भारतीय हर जगह पहुंच जा रहे हैं, अटैक हो रहा है, 64 लेबर यहाँ से भेजी जा रही है, 17 खुद पहुंच रही है नाव में, चौंकने की बात। तो सबको इन्होंने गुमराह करा, सब ये सोच रहे थे नाव रोकी गई है, नाव रोक करके देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन बेटा ये नाव जो रोकने का बहाना था वो तो सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट करने का तरीका था। जब इन्होंने ये ध्यान रखना, ये पर्शियन गल्फ में ये रहा ईरान, और यहाँ से जब भी कुछ जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, यहाँ पर नाव जा रही थी, वो नाव रोक ली, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो पूरा पोर्शन मैप पे दिख रहा है, पूरे विश्व में 7% जो ऑयल है वो बेटा इन्हीं देशों के पास है। तो ये समझ लेना कि भारत का तेल और महंगा हो जाएगा अगर ये थोड़ा व्यवस्था अपनी बिगाड़ है, इसलिए इंडिया समझदार है, रशिया से भी क्रूड ऑयल यही है, ठीक है, मुनाफे पर। चलो अब और देखते हैं आगे इसमें क्या क्या निकला। मैंने आपको बताया कि भाई ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, अगर ये डालेंगे। अब इसमें एक चीज और समझिएगा, सऊदी अरेबिया भी इनके पचड़े में पड़ना नहीं चाह रहा है, जॉर्डन ने भी मना कर दिया है, और कल रात में अमेरिका का स्टेटमेंट आ गया कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया का स्टेटमेंट आ गया हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन अमेरिका डिप्लोमेटिक है, उसने बेंजामिन नेतान्याहू के लिए भी टैग करके लिख दिया कि बात हो चुकी, अब तुम माफी मांगो, अगर तुम अब उधर से हमला करते हो तो फिर ये बहुत बड़ी निंदा की बात हो जाएगी, फिर हमें भी अपना समर्थन पीछे हटाना पड़ेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो 17 क्रू मेंबर भी हो गए, ये इनको जानता है, इनको नहीं जानते हो, ये ईरान के अंदर एक धर्मगुरु है और ये वहाँ की फोर्सेस को भी ऑपरेट करते हैं। इन्होंने हमले से ठीक कुछ देर पहले ट्वीट करा था, ये देखो इनका ट्वीट करा था कि मैलिशियस ज़ायोनिस्ट रिजाइन विल बी पनिश्ड। भाई आपको पता है ना वहाँ पे वो सब बोलने वाले रहते हैं, कौन से धर्म के रहते हैं वहाँ पे? जूइश रहते हैं, चलो ठीक है, जूइश ही रहते हैं। तो बेटा जूइश धर्म के लोगों को पनिशमेंट के लिए बोला। आप जरा बगल में नक्शा देखो, ये जो नक्शा देख रहे हो इसमें लाल लाल अलर्ट जल रहे हैं, ये जो नक्शा है ये इजराइल का है। इजराइल को 3 घंटे पहले ही पता चल जाता है कि हमारे ऊपर अटैक होगा, इतनी तो रेंज है। उन्होंने अपना सिस्टम ही ऐसा बिल्ड कर रखा है कि उनके नागरिकों को अलर्ट आना शुरू हो जाता है। ये वहाँ के मिलिट्री स्टेट मतलब जो मिलिट्री के चार्ज हैं जिनके पास में इजराइल के, उन्होंने नक्शा शेयर करा, उन्होंने ये दिखाया कि देखो भैया इजराइल में 3 जगहों पर अटैक किया गया, इसके अंदर 300 मिसाइलें और ड्रोन शामिल करे गए, ये ध्यान रखना, ड्रोन से भी अटैक परफॉर्म करा और ईरान के लोग जश्न मना रहे हैं। अब ये रहा बेंजामिन नेतान्याहू, इनका स्टेटमेंट आ चुका है। इस जैसे ये रेड अलर्ट आया, सभी ध्यान देना, इस रेड अलर्ट के बाद ये आते हैं टीवी पर और ये साफ कह देते हैं कि इजराइल तैयार है, चिंता मत करना, कोई टेंशन की बात नहीं है, किसी को कुछ नहीं होने दूंगा और मामला वही बदला जरूर लिया जाए और देखते क्या होता क्या नहीं। लेकिन इजराइल वाले जो है ना वो बिल्कुल खौफ खा के बैठे हैं। उसके बाद देखिएगा बाइडेन ने सुबह 5 बजे मीटिंग कर दी, कल की बात है, कल सुबह 5 बजे मीटिंग हुई है बाइडेन ने। अब सोचो ये उठा कितने बजे होगा, या सोया ही नहीं होगा रात में, यार वो अरे दिवाली मना रहे हैं आज इजराइल की दिवाली है। और कुछ लोगों ने तो ये भी जोड़ दिया हिंदू नववर्ष मुबारक। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने सुबह 5 बजे बैठ के मीटिंग करी। उसके बाद में ये देखिए जस्टिन ट्रूडो, सभी को पता है ये कनाडा के हैं, जस्टिन ट्रूडो ने भी कह दिया है कि हम पूरी तरीके से इजराइल के समर्थन में खड़े हुए। असल में G7 देश हैं, G7 देश आप जानते हो जिनके पास कुछ नहीं 40% GDP है भैया पूरे विश्व की, और सबसे ज्यादा मजबूत देश आज देखे जाते हैं P5 के बाद में। तो ऐसे देशों का बयान आना, आधिकारिक बयान आना तो लाजमी था। चाइना ने भी बयान दे दिया, चाइना कितना बड़ा शांति दूत बन रहा है। चाइना ने कहा है बात करके निपटा लूंगा, लड़ने की क्या जरूरत है। चाइना ने भी अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया, मजे की बात है। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा इंडिया का क्या है। इंडिया का बेटा अभी तक इंडिया ने एक ही स्टेटमेंट जारी करा है, भारत के लोग इजराइल ऐलान ना करें, उन्हें मतलब नहीं है, लड़ो, हमें कोई टेंशन नहीं। तो बेटा याद रखिएगा, बस इसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से, इमाद और पेव। इमाद और पेव नीचे हाईलाइटेड है बेटा, ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, एक का नाम इमाद है, एक का नाम पेव है। इन मिसाइलों का प्रयोग करके ईरान ने हमला किया है किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। तो भैया इमाद और पेव का नाम याद रखना। अच्छा, उस टेक्नोलॉजी के बारे में भी देख लो, इजराइल ने पूरा अटैक काउंटर कैसे करा। तो ये रहा इमेज ऑफ द डे, ये सबसे पहली बात तो ये 5 आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए, 5 ही है ना बेटा। इजराइल के पास में आयरन डोम तो बहुत छोटी चीज रह गई, वापसी कार्रवाई करने के लिए एरो नामक
ये बेटा जो एरो है वो और खतरनाक है। ये S-400 का भी पिताजी है रशिया के अंदर, ये ध्यान रखना, मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले समझो क्या है। आयरन डोम काम तब करता है जब आयरन बीम लगाओ। ये आयरन बीम कैसा है, बस इसको देख लो फिर वापस आता है। ये आयरन बीम, ये जो आयरन बीम होती है इसके अंदर से लेजर निकलती है, ये ट्रैक करती है कि 100% एक्यूरेसी। ऊपर से इतने बड़े वाले हैं, इनकी जो मिसाइल है वो दो तरफा वाली मिसाइल है, 20 से खुल के 2 मिसाइल बनके इधर भी मारेगी इधर भी मारेगी, मतलब इनकी एक मिसाइल 2 को काम करती है। क्योंकि इन्होंने गाजा पट्टी वाला जो हमास का था मामला, 5000 इनके ऊपर मिसाइलें डाली गई थी, आयरन डोम 5000 को संभाल लिया। तो ये 300 की छोटी फुलझड़ी बोल के क्या दिखाना चाह रहे हो इजराइल, बात समझो। तो बेटा ये लेजर टेक्निक है, समझिएगा। ये रहा तुम्हारा आयरन बीम, ये आयरन बीम लेजर फेंकता है, ट्रैक करता है, आयरन डोम बचाता है। कैसे बचाता है, ये इंस्ट्रक्शन देता है, ये पूरा रडार सिस्टम है। फिर काम करता है एरो, एरो से जो निकलती है मिसाइल वो सीधे जाकर के उस टारगेटिंग मिसाइल पे हिट कर जाती है। यानी जैसे आपने रामायण में देखा होगा या आपने युद्ध देखा होगा, तो भैया युद्ध के अंदर एक मिसाइल इधर से एक इधर से, कोई 2 तीर आते थे, तो इन्होंने उस सिद्धांत को कायम रखा। देखो ना इसका नाम क्या रखा है, एरो। एरो का हिंदी अर्थ यही होता है, तीर ही होता है। तो जरूर इन्होंने रामायण देखी होगी, पूरी बैठ के देखी होगी अच्छी से, तभी इनका पथ प्रदर्शित हुआ होगा कि हम ये एरो रखेंगे। तो बेटा उसमें जो 2 तीर आपस में से प्रकाश होते थे ना, तो वास्तविकता है ऐसे ही एरो जाता है, इसे इंटरसेप्टर बोलते हैं, ये जाकर के उड़ा देता है। ये तो और छोटी चीज है, आप सुनो। इनके पास है डेविड स्लिंग। डेविड स्लिंग इसलिए भी इन्हें बना रखा है कि अगर कल को हमें धोखे धाके से अपनी नहीं अपने पड़ोस की भी रक्षा करनी पड़े, तो हम पड़ोस की भी रक्षा के लिए अपने डेविड स्लिंग की दूरी तय कर दें। क्योंकि अभी तक जो ईरान है उसके पास में 2000 किलोमीटर तक दूरी, जो कि जमीनी स्तर पे, लेकिन 1762 किलोमीटर दूरी तय करने वाली मिसाइलें हैं। और ये करीब करीब उतनी दूरी पे आता है। अगर ईरान की दूरी आप देखोगे तो 1714 किलोमीटर के आसपास में बैठती है हवा से। गूगल मैप पे खोलोगे तो मार्ग वाली दिखाएगा, जो 3114 पॉइंट कुछ दिखेगी। तो बेटा याद रखना, ये डेविड स्लिंग अपनी छोड़ो, इराक भी छोड़ो, ये इजराइल तक प्रोटेक्शन देने में सक्षम है। दूसरा आ जाता है पैट्रियट। ये जो पैट्रियट आता है इन्होंने यूएसए से लिया है, ये पैट्रियट भी काम करता है। तो इन्होंने अपने पूरे इजराइल के अंदर ये सब 5 सिस्टम प्लांट कर रखे हैं। और छोड़ो, अब तो कहोगे समुद्र की बताओ, तो परसों ही इन्होंने लॉन्च करा है सी डोम, वो भी लॉन्च कर दिया। यानी हाँ, यानी अपनी सबमरीन सुरक्षा, अपनी भैया जल वायु नौसेना सारी सुरक्षा इन्होंने कर ली है भैया हर तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज ये है, अभी तक जो ईरान ने अटैक करने की चर्चा आ रही थी, ईरान ने अपनी प्रॉक्सी साइट बना रखी। प्रॉक्सी साइट पता है क्या कहते हो? जैसे ईरान ने अपनी आर्मी को इराक में भेज रखा है, सीरिया में भेज रखा है, जॉर्डन में भेज रखा है, तो खबरें आ रही थी वो चुपके से वहां से अटैक करेंगे, लेकिन ईरान ने डायरेक्टली अपने यहाँ से कर दिया। इजराइल इस चीज के लिए प्रिपेयर है कि तुम्हारी प्रॉक्सी साइट की ऐसी की तैसी। हाँ, अब पता है क्या समस्या कहाँ पे आ गई है, पता है दुख कहाँ पे है, मैं बताता हूँ। मैं टेंशन की बात यह है, तीसरा वर्ल्ड वॉर अगर कहा जाएगा, अगर इजराइल अपनी पे आ गया, तो जब तक जितने भी देश हैं वो इसके पैरों में गिर के नहीं रोकेंगे ना बेंजामिन नेतान्याहू के, कि भैया छोड़ दो भैया छोड़ दो। ये बिग बी नाम से फेमस है, बिग बी, डबल बी, बीबी बोलते हैं इसको, डबल बी, ये बीबी नाम से फेमस है। हाँ, और जो बाइडेन वगैरह सब इससे बीबी कहते हैं, सबने आग्रह करा इससे कि भैया बीबी छोड़ो, रात गई बात गई। लेकिन अपने जो बीबी साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि ना ना भैया मैं रिटेलिएशन लूंगा। जिस दिन इजराइल है, यहूदियों का एक ही देश है सबसे तगड़ा, दूसरी बात वो भी छोड़ दो, यहूदी तो छोड़ ही दो, कम्युनल पे तो जाएंगे नहीं। सबसे बड़ी बात ये अब से तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये इन्हें पहले ही पता था कि हमें हमारे आसपास में कौन रहता है। और ये भी माना जा रहा था इन्होंने, अच्छा ईरान को क्यों इन्वॉल्व करा, तो सुनिए, ईरान ही मास्टरमाइंड है। अभी तक इजराइल को लेकर के जो भी दूसरे देशों से युद्ध कराने की स्थिति बनती है वो ईरान ही भड़काता रहता है। तो याद रखना, इन्होंने सीधे तौर पर धमकी दे दी, अब मैं नहीं हूँ और इसका बदला जरूर लिया जाएगा। अब ईरान में ये क्या गिरा दे भैया, पता नहीं कितने दूर तक गिरा दे, कुछ नहीं पता, या कौन सा सर्च ऑपरेशन परफॉर्म कर ले, कुछ नहीं पता बस, क्योंकि ये इस मामले में बहुत क्रूएल है। और ये पता है क्या, 48 घंटों के अंदर डेडलाइन है कि अटैक कर देंगे। मैंने आपसे ये बात कही थी कि ईरान अटैक करेगा जरूर, क्योंकि ईरान की इज्जत की बात आ गई थी। अब ये भी रिटेलिएशन करेगा, तो देखते हैं भाई क्या होता है। मोसाद बढ़ जाएगी। चलो अब इस पे आ जाओ। सब हो गया? हाँ क्वेश्चन समझ में आया आपको? हाँ पूछो। सर एक क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन हमारा, एक पेपर वाले में। हाँ क्लाइमेट चेंज पूछेगा लेकर क्लाइमेट चेंज पे एक भारत की महान पत्रकार है सुहासिनी यादव, ठीक है, एक डॉक्टर जिसको सांस्कृत है, एक ये कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव महिलाओं पे हो रहा है। हो गया जवाब, पानी लेने का। सुनिए चलो बताओ। मैंने सुन लिया था। हाँ कोई बात नहीं। उससे लैंगिक असमानता में वृद्धि होती है। बिल्कुल। सुहासिनी यादव का कहना ये है
डॉक्टर मृत्यु सारस्वती वो ये कहती है कि क्लाइमेट चेंज से महिलाओं के साथ में घरेलू हिंसा बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो उनको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? देखो मैंने ये बताया कि पुरुष तो पलायन कर जाते हैं, और दूसरी बात ये भी महिलाओं के साथ में कहीं तो कृषि कार्य भी होते हैं, तो उसके लिए वही जा पाती हैं, आसपास में बाहर भी नहीं जा पाती हैं। अब जलवायु परिवर्तन की वजह से बहुत से पुरुष जो है पलायन कर गए, या फिर स्थिति ऐसी भी कृषि और उनके प्रभाव पे पड़ा, तो मान के चलिए एक फैक्टर तो ये समझ में आता है कि इससे मे बी मेंटली असॉल्ट हो सकता है, जिसकी वजह से गृह कलेश हो। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस को पूरी तरीके से जस्टिफाई मैं नहीं करता हूँ जलवायु से, कि सिर्फ जलवायु की वजह से ही डोमेस्टिक वायलेंस हो। सिर्फ जलवायु से नहीं, जलवायु के प्रभाव की वजह से कारक है बस अनएम्प्लॉयमेंट, मेंटल स्ट्रेस, और कोई नहीं मेरी समझ में। अगर कुछ हो तो आप बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एक बार बात कर लेते हैं कि युद्ध तो पुरुषों से शुरू होता है, महिलाओं पे खत्म होता है। ये दुनिया की महान पब्लिस्ट थी, उनको कथन नहीं है, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? इसको जस्टिफाई कई तरीके से कर सकते हैं। सबसे शुरुआत पुरुषों से होती है, समाप्त महिलाओं को। बिल्कुल सी बात है भाई। अगर वॉर के अंदर किसी महिला का होम मेकर ही मर जाए, कहने का मतलब यही है कि उसके लिए एक तो स्रोत मानसिक उत्पीड़न समझो, किसी का हस्बैंड जा रहा है युद्ध लड़ने, युद्ध में भेजना, उसे पता है कि एक तो पहली बात तो मेंटली प्रिपरेशन होना ही बहुत बड़ी बात है, तो मेंटल स्ट्रेस वहीं शुरू होता है। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उससे 2-3 चीजें प्रभावित होती हैं। एक तो सामाजिक प्रतिष्ठा जाती है, दूसरा ये चली जाती है कि उसके ऊपर मेंटल स्ट्रेस की यार विडो की तरह जीवन जीना पड़ेगा, तीसरा एम्प्लॉयमेंट का स्रोत भी कम हो जाता है। और ज्यादातर बैटल्स के अंदर ये भी देखा गया है कि बहुत सारे शासक ऐसे थे कि महिलाओं को बंदी भी बना लेते थे, अपने साथ में ले जाते थे, ये भी कंडीशन। और चौथी सबसे ब्रूटल कंडीशन ये होती है कि महिलाओं को वॉर में इंक्लूड करा नहीं जाता, ले जाया नहीं जाता है, ये भी एक समस्या है। तो हर तरीके से महिलाओं के ऊपर तो जुल्म ही है फैमिली के अंदर बाउंडेड रहकर, ये तो कारण हो गया। हाँ 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ भारत से, उसके प्रकृति की बात कहा उसने। अच्छा, तो उसका कहने का तात्पर्य ये था कि 71 के वॉर में बांग्लादेश में जो महिलाएं थी, बंगाली महिलाएं, हिंदू या जो भी थी, उनके साथ में रेप केस बहुत हुए। बिल्कुल सही बात। उनके इसी प्रकृति की मुताबिक कि पुरुषों से शुरू होता है, भुगतना महिलाओं को पड़ता है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि भाई रेप की कंडीशन बढ़ गई। कट्टरवादी होते सोच के वो कहीं ना कहीं इस चीज को महिला प्रभावित करती है। तो ये उठा के ले जाने का मतलब ये भाई अलाउद्दीन और ये सब क्या करते थे, हर पे डाल देते थे। तो वही वर्ड जो आपने कहा डेरोगेटरी, क्योंकि ये तो अधिकारी की स्टेटमेंट ही था पंजाबी मुसलमानों का कि इतने रेप करो कि इनकी नस्ल ही बंगाली वालों की पंजाबी पर। ये तो है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर उन्होंने आर्टिकल में मेंशन करा है तो बहुत बढ़िया बात लिखी उन्होंने। चलो भाई नीना सिंह तक आ गए थे, अब आगे बढ़े, आज इसको फिनिश करते हैं। चलो भाई बताओ इसका उत्तर। तुम्हारी मैगजीन नवंबर तक आ गई है। एंड्री राजोलिना किस देश के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित? मैं इतना तो हिंट दे रहा हूं कि विश्व में सबसे बड़े आइलैंड में चौथे नंबर पे वो आइलैंड आता है। सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है, ये तो पता ही होगा। मालदीव है? अच्छा, अरे ये तो पता ही नहीं था मुझे। चौथा सबसे बड़ा मालदीव कौन सा है? चलो मालदीव नहीं, आप बताओ। हाँ बट बेटा इसका उत्तर है मेडागास्कर। याद रखिएगा मेडागास्कर के अंदर ये चुनेगा, ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये तीसरी बार बने हैं, इनके बारे में नाम मत भूलिएगा, ठीक है। और इनका नाम याद रख लीजिए अगर आप याद रख पाए किसी तरीके से, एंड्री रोजेलिना। अच्छा मेडागास्कर सुनकर के लग नहीं रहा था कि थोड़े से चाइनीज दिख रहे हैं, मलेशियन। चल जज मत करो, यूएन में खड़े हुए हैं, भाषण दे रहे हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के नाम में ये देख लीजिए, आपके पड़ोस में नेपाल कौन है? रामचंद्र पौडेल। और ये पहली महिला राष्ट्रपति स्लोवानिया में बनी, इनके बारे में भूल गए, नताशा फर्गुसन, ठीक है। चलिए भाई, अब ये रहा मेडागास्कर कहाँ पाया जाता है? तो भैया ये रहा, ये एक आइलैंड है, द्वीप है, अफ्रीका के 14 देशों में से एक द्वीप वाला देश है। और दूसरी सबसे बड़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है, मैं आपको बता चुका हूँ कि चौथा विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। पहला कौन सा है? ग्रीनलैंड। दूसरा कौन सा? बोर्नियो सुना है? सुना है? तो रिसर्च करो। चलो ये बताओ, इसके उत्तर तुम लोग जरूर गलत बताओ। हाँ भाई बताओ। दोनों बताना, दोनों, ये भी बताओ और ये भी बताओ। हाँ नहीं गलत, जो गुलेरिया कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत उत्तर है। चलो ये 50-50 ज्ञान चतुर्वेदी। अब पुष्पा भारत जो बची है तो बेटा 33वां इन्हें मिला है, मैंने इसलिए टिक मारा था, 32वां इन्हें मिला, लेकिन ये व्यास वाला है। और बेटा याद रखिएगा सरस्वती वाले की अगर बात करें, इसका फॉर्म बदल
बेटा ये याद रखिएगा, सरस्वती वाला अभी तुम्हें रिसेंटली कुछ दिन पहले पढ़ाया है, अब याद आया? भूलना मत, जेंट्स है, आप बताया था कि भैया प्रभा नाम से फीलिंग नाला है, कुंडली ना मिला कर देखिए। तो याद रखिएगा 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा, 32वां किसे मिला था 22 में ज्ञान चतुर्वेदी, 33वां किसे मिला है पुष्पा भारती। ये कौन देता है? तो भैया ये बिरला फाउंडेशन देता है। इनको क्या मिलेगा? एक ताम्र मिलेगा, एक ताम्र का पूरा प्लेट मिलेगी, प्रशस्ति पत्र मिलेगा और सबसे बड़ी बात मिलेगा 4 लाख रुपया। सर गुलेरिया को भी कुछ मिला था? गुलेरिया को मेरे ख्याल शायद मेरे नॉलेज में नहीं, एक बार देख लीजिए गूगल पे। बहुत ज्यादा गुलेरिया किसी और चीज में रहा, किसी और चीज में, हाँ मतलब शायद ये साहित्य वाला पाएगा शायद। इस ये देख लीजिए, इनका नाम क्या है? पुष्पा भारती। बेटा इन्हें क्यों मिला है? उनके स्मरण यादें, इनके देख लो भैया, इन्होंने जो लेख लिखा है उसका नाम देखिए, संस्मरण यादें, यादें और यादों की, ठीक है, बड़ा दुखदायी। अच्छा ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ये तो 32वां तो हो ही गया, पहला किसे मिला था? तो भैया राम विलास, भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी के लिए, ये ध्यान। चलो भैया अगला इसका उत्तर दो, ये वाला उत्तर तो दे ही दो। पढ़ते चलो, और घटना चक्र की दृष्टि मैगजीन आ रही है, ले लेना नई वाली, वैसे उसके सारे तथ्य आप कवर हो रहे हैं, चिंता को करो। हाँ भाई, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार देने के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति ख्याति के लिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा बुद्धि लगाओ, किन देशों में युद्ध चल रहा, वहां किन्हीं दो लोगों ने प्रयास करा होगा शांति का, तभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिला होगा। तो भैया इनमें से एक जो है बहुत बड़ा पियानो बजाने वाला है और एक बहुत बड़ा समाज सेवी है। ऐसे दो लोगों का नाम पता है क्या है? डैनियल बोरिंगबोइम और अली अबू अब्बाद। ये लो भैया देख लो दोनों। इन्होंने इजराइल फिलिस्तीन के मामले पर अपनी तरफ से शांति वार्ता कराने के, वो भी युवाओं के साथ में मीटिंग करके बहुत प्रयास करे, ये ध्यान रखना। ये इंदिरा गांधी शुरू कब हुआ था पुरस्कार? 1986। सवाल ये है उनके मरने के बाद या मरने से पहले? तो बहुत आसान है, उनके मरने के बाद। तो बेटा याद रखिएगा, इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो मत भूलिएगा 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए। तो ये डैनियल बेरेनबोइम है, ये अली अबू अवार्ड, भैया इन दोनों लोगों को ये मिला, ठीक है, याद रखिएगा। इनमें से एक क्या करते हैं तो जाने माने कार्यकर्ता है और एक बहुत बड़े पियानो वादक है, ठीक है, ये नाम है। चलो भाई भूलना मत। ये बताओ इसका उत्तर, इसका तो उत्तर बताइए। हाँ बताओ इसका। हिंदी भाषा में उपन्यास का नाम है मुझे पहचानो। मुझे लग रहा है ये डॉन से प्रेरित हो गए, तेरे दीवानों मुझे पहचानो। कहाँ से आया है? मैं कौन? नौकली। नौकली नींद आ रही है? साहब क्या बात है, तुम्हारा शहरी का टाइम हो गया। अब तुम 4 बजे उठ जाते हो, दोपहर में 4 बजे सो जाते हो और शाम होते बिना बात के अजान पढ़ने चले जाते हो। चलो हाँ, मतलब इनकी रूटीन एक सेट हो गया ना रमजान के पवित्र माह में। अरे क्वेश्चन आया कि 11 अप्रैल को, भाई इस बार ही 11 ही तो थी ना डेट, तो उसका क्वेश्चन एमसीक्यू। चलो फिर अब इसमें बताओ, अंग्रेजी में सुनो, रेक्यूम इन रागा जानकी, और सबसे बढ़िया तो उर्दू वाला है, राजदेव की अमराई। ये समझ नहीं आ रहा, हिंदी वाला ये लग रहा है, और रेक्यूम इन रागा जानकी तो किसी भाषा लग ही नहीं रहा। चलो वैसे जानकी माता सीता कहते हैं, इसका उत्तर है डी, याद रखना। नोबेल प्राइज या बाकी इन सभी पुरस्कारों पर टेंशन मत लेना, पूरी इकट्ठी क्लास कराऊंगा। साहित्य कब शुरू करा गया था? 1954 में। ये एकमात्र ऐसा पुरस्कार है, एकमात्र तो नहीं कही है, जो भारत सरकार वितरित करती है। याद रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार कोई संस्था नहीं देती, स्वयं भारत सरकार देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी धनराशि कई बार बढ़ाई गई, इसके बारे में ये याद रखना। ये कब शुरू हुआ था? 1954 में। कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। तो इस बार किसको दिया गया ये आप जान ही गए भैया। ये लो, इनके नाम याद कर लो। अब सुनो मजे की बात, हिंदी अंग्रेजी उर्दू नहीं पूछेगा। अगर 3-4 पेपर होने हैं साल भर में, समझना, पीसीएस ने अगर हिंदी और अंग्रेजी उर्दू उठा ली तो पैट उठा लेगा मैथिली भाषा में कौन सा लिखा गया है, कौन से कवि के द्वारा, और पीसीएस और प्रो चला गया तो वो दे देगा कूट मिलान, 3 के नाम लिखिएगा। इसमें याद रखना, नीलम शरण गौर, सारिका नवाब और अरुण रंजन मिश्र तो भूल नहीं, ठीक है। शून्य मेघगन संस्कृत में, तो भैया मेघा शून्य वर्षी, तो शून्य सासे संस्कृत,
और अरुण रंजन मिश्र मैथिली बोध संकेतक। हाँ क्या हुआ? कलीन 10 वाली अगरबत्ती का पैकेट मत लगाएगा। अरे वो मच्छर भगाने वाली जो अगरबत्ती आती है उससे बहुत भयंकर चढ़ता नशा। भागते भी तो तुम नशे में हो, मच्छर तुम्हें खून पी रहा है, तुम्हें क्या पता है ना? तुम्हारा असल जिंदगी में जो खून पी रहा है तुम उसे नहीं रोक पा, मच्छर क्या रोकोगे? चलिए भाई जरा ये बताइए, ये पुरस्कार किसने किसे दिया? इस समय अगर कहीं इसरो दिख जाए, दिख रहा है? हाँ, तो बिना स्पेस में कोई भी पुरस्कार, क्योंकि हमने जब से चंद्रयान 3 करा है 14 जुलाई 23 अगस्त, तब से एक तहलका मच गया कि इनने कब कर कैसे दिया। और दूसरा पुरस्कार फिर से मिलेगा इसरो के लिए, वो भी पोइंग वाले को, जिसमें वो 0% डेब्रिज छोड़ के अंतरिक्ष कक्ष में चक्कर लगा रहा होगा, समझ गए? PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मिशन, POEM जिसका नाम था। इसका उत्तर है इसरो, इसका उत्तर है इसरो। ये रहा अवार्ड, देख लो कितना सुंदर है। ये लीफ लेक्सन कुछ नहीं थे, एक महापुरुष थे बहुत बढ़िया, इन्होंने कई सारे विचार दे दिए थे, लेकिन ये अगस्तु जैसे महात्मा नहीं थे भैया, एरिस्टोटल थे। तो बस इन्हें कवच पहना के और पत्थर खड़ा कर दिया, ठीक है? ये पुरस्कार किस वर्ष से दिया जा रहा है? 2015, किसी काम का नहीं। अरे जो सत्य है वो सत्य है, इतना इंपॉर्टेंट अवार्ड होता तो पता नहीं होता पहले से। बताओ भैया, किसे सुनहरा उल्लू पुरस्कार किसे मिला? अरे अगर हिंदी में बात करें तो यही तो बनेगा, हम लोग कहाँ दिखा देते हैं, क्योंकि आधे ज्यादा लोग तो पता नहीं रेगमाल वीडियो का स्टेटस में यही बोल रहा। 2023 में गोल्डन आउट पुरस्कार बेटा किसे मिला? तो ये मिला है सशस्त्र बल को। और सशस्त्र बल को क्यों मिला? ये हमने नहीं दिया, गोल्डन आउट दिया है श्रीलंका ने। हमारी जो सशस्त्र सीमा बल थे उसकी तरफ से 3 अधिकारी ट्रेनिंग के लिए गए थे, और ट्रेनिंग इतनी पसंद आ गई इन्हें कि भैया इन्हें तीनों को, ये देखो श्रीलंका ने दिया है, यहाँ के इस समय कौन है राष्ट्रपति? रानिल विक्रमसिंघे, इन्होंने प्रदान करा ये तीनों। विंग कमांडर महाजन साहब, रोहित साहब और भैया सनी शर्मा। सनी नहीं आया आज, प्राइज लेने गया था। ये पुरस्कार कब दिया गया? तो भैया ये देखो, इसके बारे में पढ़ लो थोड़ा सा। डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ, पढ़ो पढ़ो। भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया। मतलब हम लोग दूसरे देश में जा जाके अवार्ड पा रहे हैं, और यहाँ कोई भी ये नहीं कह रहा बेस्ट टीचर अवार्ड दो। नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो खुद ही स्पॉन्सर करना पड़ेगा मुझे। बताइए भैया, ITF मतलब इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। देखो सबसे ज्यादा बार जो 24 अब तक जीत चुका, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, 24 बार जो जीत चुका है ये सारे टूर्नामेंट, जिसमें मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि भैया विंबलडन भी जीत लिया, ऑस्ट्रेलिया भी जीत लिया, फ्रेंच बस एक ही छोड़ है, ठीक है? हाँ, तो भैया एक ही व्यक्ति ऐसा खतरनाक है जिसका नाम है नोवाक जोकोविच। ये कहाँ का है, कौन से देश का है? सब बात जो बच्चे कह रहे हैं सर्बिया, वेरी गुड। ये देखो अब तक ये कितनी बार ये ग्रैंड स्लैम जीत चुका है? 24 बार। इसने ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, यूएस जीते, विंबलडन नहीं जीता। तो ये रहा, ये किस देश का है? सर्बिया। लो भैया इसका भी उत्तर दो फटाफट। इसका उत्तर जो देगा उसे 1 रुपया नकद देना। और सबसे लंबा वाला होगा, ना ये वाली ट्रिक सीटेट की है। सीटेट में सीडीपी में जो सबसे लंबा उत्तर होता है वही होता है कि शिशु भगवान रूपी अवतार है, शिशु तुम्हारे कदम पे पैर मारेगा तो तुम ऐसे बिछ जाओगे, तो रख दो चले जाओ। उसमें शिशु को मतलब बाल केंद्रित योजनाएं होती है, तो बाल केंद्रित मानना होता है। बताइए बेटा। हाँ इसमें क्या होगा, क्या लगता था? देखो इसमें ये नहीं है। पहली बात तो ये अवार्ड, ये याद है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। बेटा इसमें कई श्रेणी में अवार्ड दिए हैं, ये है, लेकिन इस एक्सीलेंस श्रेणी में नहीं है। एक्सीलेंस में इसको दिया है, बाकी श्रेणियों में इन्हें अवार्ड दिया गया है। सर कहना क्या चाहते हो? तो भैया ये समझो, सर जो कहना चाहते हैं इस चीज को समझो। ये लो, एक्सीलेंस में किसे मिला है? सिर्फ इसको, रामबाग ग्रेट और प्राचीन पंजाब को। लेकिन डिस्टिंक्शन में किसे मिला है? बाकी के जो उत्तर में थे तीनों को मिला है। काम है ये है। हाँ ये है भैया डिस्टिंक्शन वाला। यहाँ भारत वाले आ गए, कर्णिकारा मंडपम
कुन्नमंगल भगवती मंदिर, ठीक है। अरे भाई भूलता नहीं। तो भाई रामबाग ग्रेट और प्राचीन को किसमें मिला है? एक्सीलेंस में। अगर ये प्रश्न में फेरबदल कर दे और डिस्टिंक्शन लिख दे तो कंफ्यूज मत हो जाना। रामबाग भैया एक्सीलेंट है, किसी बाग में गए तुमने देख के कहा एक्सीलेंट बना, कुछ भी तरीके से याद कर लो ठीक से, ठीक है। चाइना को भी बड़ा सम्मान मिलता रहता है कि उसने अपनी विरासत संभाल के रखी है। हाँ सही तो है, चूहे खाने के। यूनेस्को के बारे में बात हो चुकी कई बार, इस पे बताइए इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर देखिए कौन सही देगा। अभी तक एकमात्र गांधी जी ऐसे हुए हैं जिन्हें इस टाइम्स पत्रिका ने भारत से सम्मानित करा है, पर्सन ऑफ द ईयर महात्मा गांधी को। हाँ 1920। उसके अलावा आज तक किसी को नहीं मिला ये वाला। हाँ जेलेंस्की जो बता रहे हैं, इन्होंने पिछली बार एसएससी में बहुत मेहनत करी थी, पिछली बार नहीं। इस बार वाला बताइए। जेलेंस्की पिछली बार नहीं, ऋषि सुनक 2021। तुम और पुराने हो बेटा। टेलर स्विफ्ट, मैंने टेलर स्विफ्ट का एक भी गाना आज तक नहीं सुना, ठीक है। इनकी पिक्चरें बहुत देखी है मैंने। हाँ देखा नहीं, पता आलोक के मुंह से ये बात निकलेगी बेटा। ये कोई टेलर नहीं है जो कपड़े काटती है, ये तुम्हारी जिंदगी सिल देगी। चिंता ना करो, कैसे चलती रहती। तो बेटा याद रखिएगा, अन्य सम्मानित व्यक्ति भी है इसमें। सैम ऑल्टमैन जो कि एआई के भैया क्रिएटर, और इसमें लियोनेल मेसी जो कि एक आपको पता है कि भैया फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा, लेकिन किसको मिला है? तो मैडम टेलर स्विफ्ट को मिला है, ठीक है। स्विफ्ट का मतलब एक चिड़िया पे आधारित होता है। एक स्विफ्ट सबसे फास्टेस्ट बर्ड है इस पूरी दुनिया में, ये याद रखना। ये किसने दिया है? अमेरिका ने, अमेरिकी पत्रिका टाइम्स ने। अभी तक एकमात्र कौन थे 1930 में? गांधी जी। सिर्फ गांधी जी एकमात्र ऐसे थे। इसका उत्तर दीजिए। हाँ बेटा क्लासिकल प्रश्न है, यही सब आएंगे, बताओ। हाँ शोभना कुमार, अभिजीत कुमार, सुकृत पाल कुमार, उसके बाद सुदीप सिंह। कौन लग रहा है? सर चारों लग रहे हैं। जिसका नाम सर सुना नहीं, हमें कैसे पता होगा? बताओ। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार बेटा उन्होंने नॉवेल लिखा है सॉल्ट एंड पेपर, यानी कि नमक और काला मसाला, जो कि तुम्हारे जीवन में कमी आ चुकी है, इतने उदास, ठीक है। तो समझिएगा, ये लिखा है सुकृता पाल कुमार ने। लो इनको देखना, पर घबराना नहीं, इज्जत के साथ देखना, ठीक है। मतलब कुछ होता है, कुछ लोग गेटअप ऐसा लेते हैं, बहुत ही क्रिंजी गेटअप लेते हैं कि जिन्हें देख के एकदम हाँ जो भी उठे उठाओ। जंगल में मिलते ही हैं, जंगल में मिलते हैं, वन विभाग में मिलते हैं। एक बार शेर छोड़वा। चलो भाई, इन्होंने कौन सा लिखा है भाई? देखो सॉल्ट एंड, ये पेपर वो वाला नहीं है, कागज वाला, ये PER काला मसाला, ठीक। तो भैया ये देखो 2018 में पीटर बुंडेले को मिला था, कोई मतलब नहीं। अभी किसे मिला है? सुकृता पाल कुमार को। कौन सा संस्करण? छठा। बताओ भाई, ये भी बताओ। चलिए भाई, उत्तर प्रदान करने की कृपा करें। कोई बात नहीं, बिल्कुल सही। जिसने तुक्का मारा बिल्कुल ठीक मारा बेटा। तो याद रखिएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार ईरानी मानववादी नरगिस, शांति नरगिस, ठीक है बेटा। नरगिस जो एक्ट्रेस थी वो वैसे भी अब शांति हो गई दुनिया में। मदर इंडिया जो सबसे पहली बार ऑस्कर के लिए नामित हुई थी, उसमें नरगिस ने काम किया। और ये संजय दत्त की मम्मी भी थी, याद रखो। साहित्य के बारे में आ जाओ। साहित्य में नॉर्वे के लेखक जॉन फासे हैं, जो याद रखना साहित्य में फंसे हैं। अर्थशास्त्र में यूएसए के अर्थशास्त्री कौन है? क्लाउडिया गोल्डन। नोबेल पे पूरा लेक्चर कर ले, वरना मजा नहीं आएगा। फोटो क्यों नहीं दिखाई, क्यों लगा? लो ये बताओ, 72 नहीं होगी ना? हाँ 2023 का मतलब ये हुआ ही अभी तक आयोजन है। 73वां तब होगा जब तुम पेपर दे चुके हो। इसका फोन आ रहा है, सुनिए सर।
हाँ भाई बताओ। हाँ बीओडी में से, अरे भैया ये है शून्य पलाशियोज। आपको ये पता है, आप पता नहीं क्या हो गया, इंडिया की तरफ से रनर अप, इंडिया की तरफ से भी गई थी वो रनर अप रहेगी, उनके बारे में नाम जरूर जान लो। ये तो बनी नहीं है, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से जो रनर अप रही है वो ये नहीं है, इनका नाम है श्वेता शारदा। इंडिया की तरफ से जो रनर अप रही है वो अपने शारदा अस्पताल नौतवा पे, तो ऐसे याद रखना श्वेता शारदा है। बेटा जो जीती है वो किस देश की है, ये देश जरूर पूछ लेता है, तो उसका नाम है निकारागुआ। देखो नामों की मजाक मत उड़ाओ, रंग भेद मत करो। चलो देखो ठीक है, याद रखना श्वेता शारदा ये रही भारत से, ठीक है, याद रहेगा। चलो भाई, भारत का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन किसने करा है? बोलो, सुना नहीं? जवाब उत्तर दो। हाँ भाई, नए भारत का सामवेद पुस्तक का उत्तर तेज ने दे दिया, तेजी से नरेंद्र मोदी। ये लो, ये बन, ठीक है, याद रखना। इन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी इसमें मेंशन करी है और अच्छी किताब है, पढ़ लेना चुनाव के बाद, वरना प्रचार हो जाएगा एमसीसी में, ठीक है। चलिए भाई इसका उत्तर दिया। हाँ ये आया जनवरी 24 के अंदर, संस्कृति के आयाम। कौन ऐसा तुम्हारे बीच में है जो संस्कृति बचा के रख सकता है? चलो सर भी आए हैं अभी, बताओ भाई क्या लगता है संस्कृति के आयाम? हाँ संस्कृति के आयाम कौन? ठीक है, तो याद रखिएगा इसका उत्तर क्या है? मनोरमा मिश्रा। मैं गलत बोलता है, ये तो पुस्तकी विधायक सीधे। चलिए भाई आ जाइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर देंगे सर। सरस फूड फेस्टिवल, सरस फूड फेस्टिवल बताएं। दिसंबर 23 में ना हैदराबाद नहीं है, भोपाल भी नहीं है, मैसूर भी नहीं है, बस हो गया उत्तर। नई दिल्ली इसका उत्तर है, ये रहा भैया, ठीक है। ये लिखा है पीछे सरस फूड, और ये किसने शुरू कराया था? तो याद रखिएगा, ये याद रखिएगा हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है? आदरणीय गिरिराज सिंह। अब नहीं फंसूंगा मैं, उस दिन मैं बोल गया था, तो आदरणीय गिरिराज सिंह। बेटा याद रखना उद्घाटनकर्ता कौन है? तो भैया ये केंद्रीय ग्रामीण विकास इस्पात राज्य मंत्री हैं। कौन? फग्गन सिंह। इनका नाम नहीं भी रखोगे यार चलेगा, जब तक राज्य विशेष के पेपर ना दो, लेकिन उद्घाटन कहाँ करा है? नई दिल्ली में। चलिए भाई, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। मुख्य सचिव मतलब होता है कि भैया चीफ सेक्रेटरी सभी को एक साथ बैठाला और एक आयोजन कर दिया, लेकिन कहाँ? हाँ बताओ। भोपाल, बेंगलुरु, मुंबई नहीं है, नहीं दिल्ली, ठीक है। ये याद रखिएगा, मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन करा गया। इसमें याद रखिएगा प्राइम फोकस किस पे था? ये मत भूलना, जीवन यापन में आसानी। बात बताए थे बेटा। इसमें प्रमुख क्षेत्र भूमि, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा। साइबर पे भी बात हुई थी, लेकिन अब साइबर पे सब बात कर रहे हैं। ये प्रश्न तो ये पांचवा वैश्विक भोपाल, भोपाल नहीं है, मुंबई नहीं है, हरिद्वार नहीं है। क्या हो गया तुम लोग हैं? ये लो तिरुवनंतपुरम। बस याद रखना बेटा, इस वैश्विक आयुर्वेदिक का जो इनॉग्रेशन करा है, वो इनॉग्रेशन हमारे उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी ने करा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्योंकि मतलब थोड़ा सा मैंने देखा है कि वो मेडिसिनल या थोड़ा कल्चरल चीजों को जोड़ के देख रहे हैं। उनकी वाइफ है, उनकी वाइफ ने भी आपको पता है पुस्तक का भी विमोचन करा है। हाँ सुनीता धनखड़ जी ने एक पुस्तक का, वो आगे है प्रश्न इसमें हो गए। उसके अलावा याद रखिएगा कि 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव ग्रीनफील्ड स्टेडियम तिरुवनंतपुरम केरल। तो हो सकता है कि केरल लिख के आ जाए, दिल्ली लिख के आ जाए, तो वो तिरुवनंतपुरम में था, तो बेटा ये जगह ही केरल में है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, पूरा नाम लिख लो तिरुवनंतपुरम केरल। और इसकी थीम क्या थी? इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड अ रिसर्जेंट आयुर्वेदा। लिखा? रुक गए एक मिनट, कैसे क्या बात? ये लिख लो। इसके इनॉग्रेशन करता कौन है? इनॉग्रेशन इज डन बाय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अब गर्मी बढ़ गई है, उधर वाला दरवाजा खोल दिया, सफोकेशन लग रहा है। बीएसडब्ल्यू से मैंने जो आई थी। हां अभी आएंगे।
तो आगे हम बात करेंगे। अरे सर क्या बात, तुम तो सर बेड वाला फोटो डाला है, लेट को कर कैमरा में कंसील नहीं करेगा क्लास में परसों डाला था नहीं सर भूल क्लास में भी हो रही है, दोस्त आते हैं क्लास में हो रही है, कैसे हो रही है तो आप अकेले कर सकते बस हो। शेड्यूल में लगा हुआ है सरकार पैसा दे रही है, हम कैसे लगवाएंगे? चलिए भाई शेड्यूल में लगा हुआ है नहीं, हम बात करेंगे आप आज बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जगदीप धनखड़ ने किया चलो दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बेटा जो लोग कह रहे हैं इसका उत्तर पहले ये बताओ, गीता ओरिजिनली कहाँ पर किस क्षेत्र में सुनाई गई? वेरी गुड बेटा, याद रखना ये दिसंबर का तथ्य है, दिसंबर। अभी एक 3 दिवसीय आयोजन श्रीलंका में भी हुआ था, जो मैंने यहाँ पर पहले दिन पढ़ाया था। ये लोग मुझे पता है तुम ऐसे बाज नहीं आओगे, ऐसे आओ। ये सेम फोटो स्लाइड से मैंने उठाया है। ये कब था? ये मार्च में हुआ है। वो कब हुआ है? दिसंबर में, कुरुक्षेत्र हरियाणा। मार्च वाला अंतरराष्ट्रीय ये भी था, वो भी था, दोनों इक्वल लेवल के, लेकिन ऑर्गेनाइज अलग अलग जगहों पे करते हैं। लेटेस्ट मार्च में हुआ है भैया, कहाँ? श्रीलंका। अगर श्रीलंका आ जाए और पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय कहाँ हुआ, तो आराम से मार दीजिएगा श्रीलंका होते, कोई टेंशन की बात नहीं। लिख लिया? चलो इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी भक्तगण। सत्संग में बदल गया तुम, सोई तुम एनर्जेटिक दिखोगे तभी ह्यूमन है। हाँ भाई, प्रथम भारतीय कला वास्तुकला डिजाइन IEEE का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद नहीं, मुंबई नहीं, कोलकाता नहीं। इसका उत्तर क्या है? हाँ गुड, ये लो नई दिल्ली। ये रहा लाल किला, नई दिल्ली। नई दिल्ली वास्तव में तेज बहुत कुछ हो रहा है, देखो किसने करा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। चलो भाई इसका भी बताओ। अब इसका तो उत्तर तो खुद ही बता दो। अब पहले नई दिल्ली बोलने लगे हैं। इसका मुंबई नीचे बेंगलुरु नहीं है, हैदराबाद भी नहीं है। बेटा GPI पे बहुत चर्चा हो चुकी है, कई बार हो चुकी है। वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन, ठीक है, याद रखना। ये कहाँ हुआ था? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। 29 देश आए। हाँ ये बताओ, ये आज खत्म ही हो जाएगा, चिंता मत करो। इसके बाद राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य सबकी पूरी पीडीएफ। हाँ, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम क्या हुआ विश्वपाल जी? अच्छा चलो भाई बताओ, पैरा गेम्स का पैरा मतलब जो डिसेबल लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। बताओ भाई, और उसमें ये भी बताओ यूपी कितने मेडल जीता और कौन से नंबर पे था? बिल्कुल सही, पहले पे है हरियाणा। लेकिन इसमें उत्तर दीजिए जरा, ये हुए कहां पैरालंपिक गेम? बेटा इसका उत्तर है नई दिल्ली। मैंने कहा था नई दिल्ली में बहुत कुछ हो रहा है। अभी कृष्णपाल गए उतनी देर में भी नई दिल्ली हो गया एक बार। तो बेटा इसका उत्तर है नई दिल्ली। इसमें नंबर 1 पे कौन है? मेडल मत भूलना। देखो चारों दे देगा, टॉप 5 दे देगा, मेडल दे देगा। मेडल के अंदर स्वर्ण वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कूट मिलान दे देता है, कूट मिलान में दे देगा कि स्वर्ण में सबसे ज्यादा कौन जीता? हरियाणा। कितने स्वर्ण जीता? 105। और बेटा कुल मिला के देख रहे हो 62 की स्थिति आ गई यूपी, और जबकि ऑर्गेनाइज कहां हुए थे? दिल्ली के अंदर। कितने लोग फोन करेंगे? आ रहे हैं सुनील सर, आ रहे हैं। 10 मिनट में नौमा मिली। छोटी जानकारी ऐसी दी जाती है, लंबी बात नहीं। वो दोबारा करेंगे अगर वो ढंग से फोन ना लगा पाए दुकान पर। चलिए बताइए। बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जबरदस्ती क्या होता मुद्दा। चलो भाई, वैश्विक ग्लोबल हो देखो सही, जन सामान्य चेतना जगाने का प्रयत्न किसने किया था? चलो देखो इसका उत्तर लीजिए। इसका उत्तर हाँ बेटा याद रखिएगा, वैशाली रमेश बाबू का नाम बड़ा प्रचलित है। ये 84 नंबर की ग्रैंड मास्टर है ओवरऑल, लेकिन महिलाओं की श्रेणी में, ठीक है। तो बेटा कौन से नंबर पे? तीसरे पे। अब तुम्हें ये जान के इसका उत्तर पहले देख लीजिए, ये है बी।
भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। लेकिन इनका ओवरऑल नंबर क्या है? 84। और बेटा ये ध्यान रखना, इनसे पहले कौन कौन है? कोनेरू हम्पी हरिका द्रोणावल्ली। ये लिख लो, लिखिए कोनेरू हम्पी हरिका द्रोणावल्ली। बेटा याद रखिएगा, अन्य दो भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर, क्योंकि तीसरे नंबर की है वैशाली रमेश बाबू। और इनका जो है क्या कहते हैं, वैशाली रमेश बाबू जी का ट्रैक टाइम वगैरह भी आया था, बहुत प्रचलित हुआ था। और ये किसकी सिस्टर है? ये भी सबसे ज्यादा वायरल न्यूज थी। तो बेटा आर प्रज्ञानंद की ये सिस्टर है। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है, ये फैक्ट निकला था अखबार में कि भाई बहन दोनों ग्रैंड मास्टर बन गए। आज तक ऐसा नहीं हुआ। याद रखिएगा, लिस्टिंग की बात करें तो 84। मैंने आपको बताया था कि ये फेडरेशन के ज्यादातर लोग साउथ से क्यों आते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है ही वहां, एस्टेब्लिश ही वहीं है तमिलनाडु में। तो ये याद रखिएगा, क्या नाम है इनका? वैशाली रमेश बाबू। चलिए लिख लिया। इसकी पीडीएफ आज डालनी ही पड़ेगी, इसको रिवीजन नहीं करूंगा। चलो इसका उत्तर तो अभी मैंने पूछा था, दे दो। नई दिल्ली, तो चार्ट भी आना चाहिए। नहीं आया चार्ट? कोई बात नहीं, आ गया, सॉल्व पता। चलिए इसका उत्तर दे दीजिए। हाँ हाँ, दिसंबर 2023 में संपन्न एडमिरल कप सेलिंग रोगाटा के 12वें, बेटा ये एडमिरल्स को दिया गया है सेलिंग रेगाटा नाम से 12वां संस्करण कप है। ये किस देश को दिया गया? तो इसका उत्तर भारत नहीं है। वेरी गुड, यहाँ पर यश ने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है। इसका उत्तर है इटली। इटली, हर चीज भारत को दे दो, हर चीज दे दो भारत को। है बोले जो बाइडेन कहाँ का राष्ट्रपति बना है? भारत का। हर चीज भारत को दे दो। सही भैया, सही। इसे कहते हैं ट्रू देशभक्त। तो ये लोग याद रखिएगा, किसको मिला है? इटली को मिला है। और याद रखिएगा, आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? केरल के अंदर। संस्करण कौन सा था? 12वां। 20 देशों के बीच में ये आया था कोई टीम। एक आयोजन हुआ था फ्रेंडली एडमिरल मैच का, उसमें कौन सी टीम जीती है? इटली। द्वितीय पे भारत आया था। भाई अपने इंडिया में ही हो रहा था, ये नहीं पता था ना कौन से कोच में कहाँ मछली मिलेगी। चलो ये बताओ इसका। हाँ ये उत्तर बढ़िया, प्रश्न बढ़िया। इसका उत्तर आप ही देंगे पक्का। पहले तो ये बताओ, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट वाले हो तो उत्तर तुम्हारा ठीक ही होना चाहिए। लो गलत। हरियाणा में आयोजन हुआ है, ध्यान रखिएगा। पहली बार राजस्थान को 30 रन से, ये विजेता की बात है, हरियाणा पहली बार जीता है। हरियाणा में आयोजन हुआ तो उन्होंने थोड़ा सा कह दिया होगा निकलोगे तो इसी रास्ते से। याद रखिए किससे संबंधित है? क्रिकेट से। और फाइनल मैच का आयोजन सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन राजकोट में कराया गया था। कहाँ? राजकोट, गुजरात में। फाइनली तुम्हारी एक बड़ी पीडीएफ कवर हुई। काउंटिंग समय नहीं करी ज्यादा 22। ये सर आज चल रहा है करंट अफेयर में। हम लोगों ने जो भी द हिंदू न्यूज़पेपर के मुद्दे होते हैं रोज के, जैसे भी चुनाव भी है तो कोई ना कोई है, उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सर तथ्यों के साथ बताया जा रहा है। गर्मी के लिए लगी पंखे स्लो है क्या? मुझे पता नहीं स्लो हो गया आज है शायद वोल्टेज का, वोल्टेज नहीं, वो डेली से प्रोजेक्टर की वजह से हो रहा है। लाइट ही कम, उधर रूम में भी लाइट कम आ रही है, पंखे कुछ ऐसे हैं। हाँ अभी से हो रहा है कोई जानता। चलो ठीक है। और कुछ बताने के लिए बच्चों का ये कुछ खिड़कियां स्टैंड खोल लो क्योंकि हवा ठंडी है। जब गर्म आएगी चलिए बैठिए मेरा जीवन का वो क्यों ऐसा करते? नहीं सर शुरू से ओपन नहीं हो, ये बंद नहीं करेंगे सर। वो एसी के पर्पस से बनाया गया है, तो सारे सील हैं। अच्छा, अगर एसी ना चल पाए, खराब हो जाता दिन और लाइट ना आए तो फिर क्या ऐसी करेंगे? क्या पर उसमें उसको वेल्डिंग से बंद कर दिया है। जितनी इमरजेंसी गाड़ी होती है, ट्रेन होती है, बस होती है, इमरजेंसी होता है। बैठ कर दोगे, एक घटना घट जाए कोई यहाँ पर, या विस्फोट हो जाए, कोई आग लग जाए, तो क्या एक दरवाजे सब एक साथ निकल सकते हैं?
जब तक दूसरा दरवाजा है वो आप बताओ हाँ है क्या है वो बेड को खत्म करवाना बैटिंग मुझे इमरजेंसी में ये खुल सके बाइक का लाइट नहीं आया 2-3 दिन फाल्ट हो जाएगा बड़ी लाइन में तो लाइट नहीं आएगी जनरेटर तो लगेगा नहीं हमें तो तुम लोग आप सांस तो ले सकते हो करना है इसकी व्यवस्था है ना तो सर डबल लगे एक तो पूरा रॉड से पूरा क्लोज है अच्छा हाँ, बस खिड़की कुछ तो फिर एसी लगवाएंगे हम इसमें का तो पहले तो इसके पीछे